नमस्कार दोस्तों। आज 26 नवंबर है। हर साल ये तारीख आती है और पूरा देश एक पल के लिए रुक जाता है। दिल में एक सीरियन सी दौड़ जाती है क्योंकि आज से ठीक 17 साल पहले 26 नवंबर 2018 को मुंबई में सबसे भयानक अटैक हुआ था। 10 लड़के, सिर्फ 10 लड़के, जिन्होंने पूरी मुंबई को 60 घंटे तक बंधक बना दिया था दोस्तों। 166 जिंदगियां गई थी, जिसमें इंडिया के भी लोग थे और कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी लोग थे। हजारों लोग जख्मी हुए थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक पल का हाल। उस रात क्या हुआ था, पाकिस्तान ने कैसे एक्सेप्ट किया था कि हां, उन्होंने ये काम किया है, और अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी होते तो क्या होता। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब ये जो है दिमाग में बैठता रहता है, ये चीज कभी भूलती ही नहीं है दोस्तों, कि 26 नवंबर को शाम को 8:30 बजे, मतलब मुंबई चल रही थी, लोग डिनर कर रहे थे बाहर, कोई ट्रेन पकड़ रहा था, कोई टैक्सी में बैठा था क्योंकि ऑफिस से जाने का वक्त था। सभी समुद्र में एक, जो कहते हैं ना, रबड़ की डिंगी, छोटी वाली नाव, ये उतरती है और लोगों को पता नहीं चलता। कहां पे था ये? कप परेड के पास। 9 लड़के AK-47 और ग्रेड लेके, और सबकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में थे। और आपको मैंने बताया ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये समुद्र के रास्ते से घुस आए और इन्होंने आते दो दो का ग्रुप बनाया। 2 CST स्टेशन, 2 ताज होटल, 2 ओबराय ट्राइडेंट में, 2 नरीमन हाउस में, और 2 ये जो आपका कामा हॉस्पिटल है, लोपोल्ड कैफे, उसमें घुसे। सबसे पहले खबर आती है CST की, 9:30 बजे करीब। 2 आतंकवादी थे, इसमें कसाब था, इस्माइल था। ये प्लेटफॉर्म पे घुसते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करते हैं। लोग भागते हैं, चीख के, डर के, अफरा तफरी मच जाती है और 60 से ज्यादा लोग दोस्तों वहीं मारे जाते हैं। आप सोचिए क्या सिचुएशन होगी उस वक्त। कसाब ग्रेनेड फेंकता है, पूरा हॉल खून से भर जाता है दोस्तों। और सेम समय पे फिर ताज होटल, 2 आतंकवादी ताज में घुसे, लॉबी में फायरिंग हुई, मेहमान भागते हुए ऊपर की तरफ भागे, कोई नीचे की तरफ भाग रहा है। कमरों में घुस के लोगों ने अपनी जान बचाई और कुछ लोग ने उन लोगों ने कमरों में घुस के मारा। होटल में भी कई जगह आग लगाई। मैं केवल ये बता रहा हूं कि आपको वो सीन अपने दिमाग में एक बार रिवाइंड जरूर करना चाहिए, और जैसे मेरा खून खोल रहा है वैसे आपका खून भी खोलना चाहिए। ताज के ऊपर का गुंबद चल रहा था और पूरा देश टीवी में ये लाइव देख रहा था। तो लाइव आतंकवादी भी देख रहे थे, और जो फोटो मैंने लगाई है ये पीछे पाकिस्तान में उनका वॉर रूम था, जहां से उनको सब लाइव टेलीकास्ट में दिखाई दे रहा था। और वो लाइव टेलीकास्ट देख के बता रहे थे टेररिस्टों को कि अब आप ये कीजिए, अब आप ये कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ी भूल थी हमारी तरफ से। अब दोस्तों, रात में 1 बजे NSG वाले आते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं, और वो सीधा सबसे पहले ताज की तरफ भागते हैं। मेजर संदीप उल्ली कृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह, ये वो नाम है जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी, और भारत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ताज में ऑपरेशन सबसे लंबा चला था, करीब 60 घंटे। आतंकवादी कहां थे? 6ठी मंजिल पे थे, और कमांडोज एक एक फ्लोर करके जा रहे थे। 28 नवंबर की सुबह मेजर संदीप और उनके जो साथी थे कमांडो सुनील सुनील फंसे हुए थे। तो ये मेजर संदीप उनको बचाने के लिए गए कि मैं उनको बचा के लेके आता हूं। उनको गोली लगी और वो शहीद हो गए। उनका आखिरी वर्ड क्या था पता है आपको? डोंट कम अप। नीचे से लोगों से बोल रहे थे कि डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम, मैं मार दूंगा उनको। ये जज्बा था संदीप उल्ली कृष्णन का। अब ये तो हो गया ताज की बात। ओबराय ट्राइडेंट में भी 36 घंटे दोस्तों, 36 घंटे, 3 दिन तक ऑपरेशन चला। नरीमन हाउस में यहूदी के जो बंधक उन्होंने बनाए थे, वहां पे फिर कमांडोज जो है वो हेलीकॉप्टर से उतरे। आप, और वहां से एक 2 साल के बच्चे की जान बची थी, जिसकी फोटो बहुत वायरल हुई थी। और 29 उसके बाद 29 नवंबर को दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे ताज में आखिरी आतंकवादी मारा गया था। तो 60 घंटे बाद वो ऑपरेशन खत्म हुआ था, लेकिन उसकी कीमत हमको बहुत भारी चुकानी पड़ी थी दोस्तों। इस पूरे हमले में, जैसे मैंने बताया, 166 लोग मारे गए थे, और इनमें शामिल थे 18 पुलिस वाले और सुरक्षा बल। तुकाराम आमले भी उसमें मारे गए थे, जिन्होंने अकेले ही कसाब को जिंदा पकड़ा था। हेमंत करकरे ATS चीफ थे, अशोक कामटे, विजय सालोस्कर, मेजर संदीप उल्ली कृष्णन, और सैकड़ों आम नागरिक।
जिसमें विदेशी मेहमान भी थे दोस्तों। 400 से ज्यादा घायल हुए थे। अब ये देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, 10 आतंकवादियों में से 9 तो मारे गए, एक जिंदा पकड़ा गया जिसका नाम था अजमल कसाब। उसका ट्रायल हुआ, सबूत पेश हुए और 2012 में अब देखिए 4 साल के बाद उसको फांसी दी गई। 4 साल तक उसका मुकाबला चला और यही केस अगर पाकिस्तान में होता तो 2 घंटे भी केस नहीं चलता दोस्तों। और मैं ये आप एक वीडियो देखिए पहले, जो इनके एक पत्रकार हैं उनका, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये नजम सेठी हैं जो बड़े फेमस पत्रकार हैं, उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि हां ये पाकिस्तान ने कराया था। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हमारा देखना यह है कि 2008 में ये क्या वजह थी कि इनको 2008 में भेजा गया। 2008 में ही भेजा गया उस टाइम लिमिट, उस टाइम स्पैन। ये असाइनमेंट 2008 में क्यों हुई? 2008 में इसलिए हुई क्योंकि जब जरदारी साहब की हुकूमत आई, आपको पता है जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं सितंबर में, मेरा ख्याल है 2008 में, और नवंबर 2008 में ये हो गया। 2 महीने के 2 महीने। अब क्या हुआ, जरदारी साहब ने आके 2 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, सबसे पहले ये कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही, और ये बड़ी अहम थी, कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनका एक बयान आ गया। जरदारी साहब ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया जो कि हमारी पॉलिसी, एस्टैब्लिश पॉलिसी के खिलाफ था। जरदारी साहब को किसी उन्होंने पूछा कि जी आप ये फर्स्ट स्ट्राइक, नो फर्स्ट स्ट्राइक जो है ये इसके ऊपर क्यों नहीं हमारे साथ ट्रीटी साइन करते? अब जरदारी साहब की ब्रीफ नहीं थी, ये टेक्निकल मैटर है, फर्स्ट स्ट्राइक, सेकंड स्ट्राइक, नो स्ट्राइक एंड सो ऑन, सीटीबीटी, ये सारे टेक्निकल मैटर्स हैं, एनपीटी वगैरह, इसके ऊपर विदाउट ब्रीफिंग बोलना नहीं चाहिए था। इन्होंने कहा पता नहीं ये क्या नो, उन्होंने कहा जी हम तो कभी भी नहीं स्ट्राइक करेंगे। वो अपनी तरफ से अमन की बात कर रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक ही नहीं करेंगे, जिसकी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है पिंडी में टंग 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 बेल्स बजनी शुरू हो गई कि यार ये तो पागल है, पता ही नहीं, इन्हों पता ही कोई नहीं, मरवा हुए थे कि साड़ी सारी डॉक्ट्रिन जी ओवरटर्न करो, इन्हों समझा लो, इन्हों रोको, ये तो बहुत आगे निकल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त वो जो रोग एलिमेंट्स होते हैं एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर, उन्होंने फैसला किया एक ही तरीका है, इसको तो सेट करो ना, ठा जाके वहां कर दिया। 4 साल पीस, 3 साल पीस प्रोसेस रुका रहा। उसकी वजह से हिंदुस्तान जो आपसे बात करने जा रहा था वो सारी बात रुक गई, सारे इश्यूज रह गए। हाँ दोस्तों, तो इसके अलावा शेख राशिद जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अजमल कसाब के घर का एड्रेस इंडिया को नवाज शरीफ ने दिया। चाहे किसने भी दिया हो यार, तुमने दिया हो या नवाज शरीफ ने दिया हो, लेकिन इसका मतलब तुम एक्सेप्ट तो कर रहे हो कि अजमल कसाब पाकिस्तान में था। और इसके अलावा हामिद मीर जो बहुत बड़े सहाफी माने जाते हैं पाकिस्तान के आज की डेट के, वो तो खुद घर चले गए थे अजमल कसाब के, उनके फादर का इंटरव्यू ले लिया और उनका देखे देखी बहुत से पत्रकार चले गए, सबने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू लेने के बाद उस फैमिली को गायब कर दिया गया। और उसके बाद 1 साल के बाद जब हामिद मीर का जो चैनल था जियो न्यूज, वो बंद करने की कगार पे आ गया था, तो उन्होंने फिर पब्लिक से माफी मांगी और कहा कि मुझे गलतफहमी हो गई थी, वो तो कोई और थे, वो अजमल कसाब के फादर नहीं थे। और जो अजमल कसाब जिसकी मैं बात कर रहा था वो तो कोई और है, वो तो है, जिंदा है, पंजाब में है। हाँ, कई लोग तो, जो लाल टोपी वाला है, लाल टोपी वाला तो ये भी बोलता है कि वो तो हिंदू था, उसने तो कलावा बांध रखा था। भाई साहब, ये तरीका है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी आएगा यहाँ पे कलावा बांध के आएगा, क्योंकि वो डिस्गाइज हो जाएगा कि ये हिंदू है। ये बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी एक मन में कसक है दोस्तों, हाफिज सईद और जकीउर रहमान लकवी पाकिस्तान में आज भी जिंदा है। दोस्तों, 26/11 ये कोई तारीफ नहीं है, ये एक जख्म है जो कभी भी नहीं बढ़ सकता जब तक ये दोनों नलायक और पाकिस्तानी फौज खत्म नहीं होती है। हर साल 26 नवंबर आता है, हर साल हम शहीदों को सलाम करते हैं, उनके परिवारों को याद करते हैं जिनके लोग घर नहीं लौटे, और हम वादा भी करते हैं कि हम कभी भी नहीं भूलेंगे, हम कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपके दिल में भी ये दर्द है तो आप भी ये मत भूलना, कभी मत भूलना, क्योंकि 26/11 ये हिंदुस्तान के सीने पे एक जख्म था। और अब मैं बताता हूं कि अगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी होते
तो क्या ये आराम से जाने देते पाकिस्तान को? क्या पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर सकते थे? उस समय इंडिया के जो होम मिनिस्टर है चिदम्बरम साहब, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जैसे ही अटैक हुआ, हमको यूएस से इंफॉर्मेशन आई कि आप शांत रहिएगा, पाकिस्तान पे अटैक मत कीजिएगा। हमने नहीं किया। हमने नहीं किया। मतलब अमेरिका भी जानता था कि यह पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान खुद जानता था यह पाकिस्तान ने किया है, हिंदुस्तान का हर आदमी जानता था कि यह पाकिस्तान ने किया है। फिर भी आपने पाकिस्तान को क्या किया? डिमार्च करके छोड़ दिया कि आपने ये बहुत गलत कर दिया हमारे साथ। कितने ही 26/11 होते अगर 2014 में मोदी नहीं आते। ये बात मुझसे आप लिखवा के ले लो दोस्तों। ये बात आपको छोटी लग रही है आज के दिन में कि इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ ऐसे शहरों में, और जो अभी होने वाला था वो बच गया दिल्ली में, जो कार में ब्लास्ट हुआ, कितने हजारों लोग मरते उसके अंदर। अगर राइसिन ये जहर बन जाता और टैंक्स में चला जाता, कितने लोगों को मरना था। कहां कहां उन्होंने फर्टिलाइजर्स इकट्ठा कर रखे थे, मशीनें लगा रखी थी, पता तो चल गया। लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है? इसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ। कहते हैं इतने इतने आतंकी संगठन पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट के लिए बना के रखे हुए हैं, सपोर्ट में किए हुए हैं, उसके बाद भी ट्रंप साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने घर पे बुला के, व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिलवाते। कहां गई डेमोक्रेसी? कहां गई इंसानियत? इसमें तो अमेरिकन भी मरे थे। कम से कम उनकी शहादत को तो याद रखते ट्रंप साहब। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हमको अकेले ही लड़ना है, हमको अकेले ही जवाब देना है इसका। और आप जो भी कहो, मोदी साहब इस चीज को भूले नहीं है। और हम जितने की डेथ हुई है उसमें सबको हमारी श्रद्धांजलि है। और हम चाहते हैं कि जो उनके परिवार वो आज तक उस गम से उभरे नहीं होंगे, उनको भी हमारा शुभकामनाएं हैं आगे के लिए। जो चला गया वो तो चला गया, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये मोदी जी ये कर रहे हैं। मैंने एक बार बताया था कि अभी ये जो G20 में गए थे मोदी जी, तो उसमें उन्होंने कहा कि टेररिज्म और नारकोटिक्स ये दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। नारकोटिक्स का पैसा लगता है टेररिज्म में, और इंडिया में जो नारकोटिक्स की इंडस्ट्री है वो ज्यादा बड़ी है डिफेंस इंडस्ट्री से। ये आपको आश्चर्य होगा ये बात सुन के। अगर नारकोटिक्स की ये पूरा खत्म कर दिया जाए सिस्टम, तो नेचुरल है कि आतंकवाद भी कम होगा। और पाकिस्तान को सबक तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में सिखाना बाकी है, कि वो भूल जाए कि इंडिया में कभी भी कोई ऐसी हरकत कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अपने कमेंट्स में लिखिएगा, और हम 26/11 को एक बार फिर याद करते हैं, और जो जिनकी जान गई है उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।